सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सीटेट 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है दोस्तों, और आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर भी लिया होगा क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम लोगों को परीक्षा सेंटर मिलने हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोग देरी नहीं कर रहे होंगे, और इसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली वीडियो सेशन लेकर आता रहता हूं। इससे पूर्व में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उसके अंदर लगातार 12 वीडियोस बना करके ले आया हूं दोस्तों। और आज से मैंने आप लोगों के लिए बाल विकास एवं मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं दोस्तों। और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि परीक्षाओं में आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चनों का संकलन किया है दोस्तों। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा दोस्तों कि आप सोशल स्टडी की वीडियोस भी जरूर देखिएगा अगर आप आर्ट सेक्शन वाले हैं। और इससे पूर्व भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बाल विकास एवं मनोविज्ञान की डाली हैं, उनका भी आप अनुसरण कीजिएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर से वृद्धि और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने जरूर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या खिलौनों की आयु। तो पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों वो आपकी होती है यहाँ पर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे प्राक टोली जो आयु होती है दोस्तों। ठीक है, प्राक टोली आयु होती है एक। ठीक है, यानी कि टोली बना करके साथ में रहने वाली आयु को कहलाती है। एक अनुकरणीय यानी कि जब कॉपी करता है बच्चा, सवाल करने की आयु, सवाल पूछने की आयु और खिलौनों की आयु। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों वो क्या होती है, खिलौनों की आयु भी होती है, वो सवाल करने की आयु भी होती है वो, और टोली बनाकर रहने की आयु भी होती है। लेकिन अनुकरणीय आयु ये कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में होती है दोस्तों। ठीक है, अनुकरणीय आयु कब होती है, यानी कि जब कॉपी करना शुरू करता है तो उत्तर बाल्यावस्था में होती है। तो ये कह सकते हैं कि अनुकरणीय आयु पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, और आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रसव यानी कि जब बच्चा होता है तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो याद रखेंगे दोस्तों प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। एक तो क्या होता है कि जब ग्रीवा का बनना, यानी कि जब बच्चा गर्भाधान का जब बनना होता है तो गर्भ क्या करता है, सिकुड़ता और खुलता है दोस्तों। पहली अवस्था वो होती है। उसके बाद दूसरी बच्चे की जब डिलीवरी हो जाती है, दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था वो होती है दोस्तों जब प्लेजेंटा को बाहर धकेला जाता है गर्भाधान के द्वारा। ठीक है, और चौथी अवस्था है कि जो गर्भाधान का पुनः क्या होता है, स्थापना होती है। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं प्रसव की। तो अगर आपसे सामने क्वेश्चन आता है कि प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप कहेंगे 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के बारे में गलत है। तो बच्चे के विकास में के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन है विकास के दौरान शैशवावस्था तीव्रता से बढ़ने वाली अवधि है, पहला। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था है। तीसरा, उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की उम्र के रूप में भी जाना जाता है। और चौथा, किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट पाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की उम्र के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था या जिसे शैशवकाल भी कहते हैं हम, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी विकास के दौरान शैशवावस्था तीव्रता से बढ़ने वाली अवधि होती है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था होती है दोस्तों, बिल्कुल होती है, क्योंकि उस समय बच्चा भाषा का विकास कर रहा होता है। और किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी प्रकार से सामंजस्य बैठाना पड़ता है बच्चे को,
तो किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अथवा गलत क्या है, उत्तर बाल्यावस्था को खिलौनों की उम्र के रूप में भी जाना जाता है, ये गलत है क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए आपका अभी यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ठीक है, संवेदनशील अवस्था अवधि या फिर विशिष्ट अवधि कहते हैं इसे। तो बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? यहाँ पर ऑप्शन है केवल संज्ञान और अधिगम में तीव्रता से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ठीक है, वह अवधि जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, और लास्ट है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो ये ऑप्शन लगभग एक जैसे लगते हैं दोस्तों सीटेट के पेपरों में, लेकिन याद रखेंगे जो संवेदनशील अवधि होती है उसे विशिष्ट क्षमताओं वाली अवधि भी कहा जाता है। और जब पर्यावरण के साथ जब आदमी मेल करता है, यानी कि पर्यावरण से जब कुछ सीख रहा होता है और उसको माकूल अनुकूलन का अनुभव नहीं प्राप्त होता है दोस्तों, तो उसकी अधिगम की गति पर क्या आ जाता है, रुकावट आ जाती है। अतः संवेदनशील अवस्था वही है कि जब हम क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ जब कार्य करते वक्त अपने अनुभवों को भी क्या करते हैं, सही समय पर स्थापित कर पाते हैं, तो उसे ही कहते हैं विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि ही क्या कहलाती है, संवेदनशील अवधि कहलाती है दोस्तों, याद रखेंगे। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि संवेदनशील अवधि के अंतर्गत आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, पूर्व समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, प्रार्थना सभा पूर्ण समाजीकरण की अवस्था भी नैतिक विकास को दर्शाती है, और बुद्धि का भी नैतिक मूल्यों से संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है वृद्धि, विकास, शारीरिक परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो विकास होता है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से विकास कहते हैं। विकास का मतलब, और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि तो ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक रूप से होती है दोस्तों, यानी कि वृद्धि में क्या होगा, हमारे शरीर के अंग बढ़ेंगे, ठीक है ना, वेट बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, ये सारी चीजें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वेट भार बढ़ने के साथ साथ हमारे संज्ञानात्मक पक्ष और जो हमारे अनुभव होते हैं, अगर वो भी बढ़ते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, विकास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, यही गलत है आपका। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया तो होती है दोस्तों। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, विकास ये कह सकते हैं हम, मात्रात्मकता तो होती है लेकिन मात्रात्मक प्रक्रिया होती है वृद्धि। ठीक है, विकास गुणात्मक प्रक्रिया होती है, गुणात्मक, याद रखेंगे दोस्तों, गुणात्मक प्रक्रिया होती है, गुणात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो विकास का ही क्या है, रूप है दोस्तों एक। ठीक है, तो जब वृद्धि होगी और साथ ही साथ हमारे भावनात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष जो मजबूत होते हैं और हम परिपक्व होते हैं और हमारे अंदर अनुभवों की परिपक्वता आती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया। मात्रात्मक का मतलब सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ने से है, और ये कह सकते हैं भार बढ़ने से है, हाइट बढ़ने से है, अंगों के बढ़ने से है। ठीक है ना, तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि गुणात्मक प्रक्रिया भी है दोस्तों, इसलिए ये सही नहीं है और आपका यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। हम गामक विकास के माध्यम से हाथ और पैर के उपयोग का विकास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि गामक जो गामक विकास होता है दोस्तों, वो किस प्रकार का होता है, सकल गामक और कुशल गामक। ठीक है ना, सकल गामक ये हम जो गामक विकास, सकल गामक को आपका क्या कहते हैं, मोटर गामक विकास
की थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर शक्ति और गति के विकास के माध्यम से भी क्या होता है, क्योंकि जो आपका जो सकल गामक होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो बड़ी वाली मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है दोस्तों। ठीक है, बड़ी मांसपेशियां यानी कि जैसे पाँव की मांसपेशियां हो गई, हाथ की मांसपेशियां हो गई, तो उससे शक्ति के लिए और गति के लिए गामक विकास के माध्यम से हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं दोस्तों। तो गामक विकास के माध्यम से हाथ और पैर के उपयोग का विकास करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, ये शक्ति और गति। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। गामक विकास के माध्यम से हाथ और पैर के उपयोग का विकास करते हैं, वो शक्ति और गति के अंतर्गत आती है। तो गामक विकास में जो सकल गामक विकास होता है उसे ही शक्ति और गति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? यहाँ पर ऑप्शन है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ शुरू हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हैं। ठीक है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। विद्यालय के बाहर भी विकास होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये भी गलत है। बाल्यावस्था क्या, किशोरावस्था क्या, आजीवन विकास होता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकास बहुआयामी होता है, यही कथन सही है, क्योंकि विकास का संबंध हमारे भावनात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रभावों का एक क्या होता है, मिश्रण होता है, जिससे कि हम विकास को देखते हैं। यही चीज़ बहुआयामी कहलाती है दोस्तों। तो विकास बहुआयामी होता है, ये बिल्कुल सही है। और विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये क्वेश्चन, ये बात भी गलत कह रहा है। ये सभी संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है, ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विकास के बारे में सही है? ठीक है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की तरफ बढ़ता है और फिर पीछे की तरफ होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जन्म से नहीं बल्कि सीधा सीधा गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये भी गलत है दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन बचते हैं कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, ये बिल्कुल विकास के बारे में सही है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आनुवांशिक और पर्यावरण और समाज अलग अलग प्रकार का होता है, जिसका कि डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है? विकास पर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, और यही चीज़ सही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे का विकास डैश से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चे का विकास केवल मात्रात्मक विकास, केवल गुणात्मक विकास, मात्रात्मक और गुणात्मक विकास दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे का विकास दोस्तों, मात्रात्मक विकास में उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके शरीर के अंगों का विकास होगा दोस्तों, और गुणात्मक विकास में उसका ये कह सकते हैं हम कि मानसिक और संवेगात्मक, ठीक है ना, भावनात्मक विकास होता है। तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं दोस्तों बच्चे के विकास के लिए, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। तो आंसर हो जाएगा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विकास बच्चे के विकास से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो वृद्धि होती है दोस्तों वो विकास का ही क्या है, एक खंड है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न चरणों में मानव विकास को विभाजित करने का प्रयास किया। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विभिन्न चरणों में मानव विकास को विभाजित किया था? यहाँ पर ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले मानव विकास के विभिन्न चरणों को विभाजित किया था वो उनका नाम था रूसो। ठीक है, एमिल नाम की एक उपन्यास लिखी थी इन्होंने। ठीक है, और उसमें एक एमिल नाम की लड़की के विभिन्न चरणों के विकास को उसमें प्रदर्शित किया था रूसो ने। तो रूसो पहले व्यक्ति थे जिसने मानव विकास को विभिन्न चरणों में विभाजित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, और इनका ग्रंथ है एमिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। अब विकास के संदर्भ में जो सही नहीं है वो कौन सा है। विकास के प्रत्येक चरण में खतरे हैं, विकास उद्दीपन द्वारा सहायक युक्त नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास के प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यवहार होता है। तो विकास के प्रत्येक चरण में खतरे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर विकास की पूर्व अवस्था से अगर अगली अवस्था में जाने में अगर हम पूर्व अवस्था का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तरीके से नहीं चलेंगे, तो अगली स्टेप में हमें कठिनाइयों का सामना आएगा, यानी कि हमारे परिपक्वता और अनुभव काम आते हैं अगले चरण में। तो विकास के प्रत्येक चरण में कहीं ना कहीं खतरे होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है। दूसरा है विकास उद्दीपन द्वारा सहायक युक्त नहीं होता है। उद्दीपन के द्वारा विकास नहीं होता, ये कहना चाह रहा है ये। तो उद्दीपन की जरूरत भी कई बार विकास के लिए चाहिए होती है दोस्तों। अगर ज्ञानात्मक पक्ष को बढ़ाना है या स्कूली अधिगम को अगर हमने बढ़ाना है दोस्तों, तो वहाँ पर हम उद्दीपन के रूप में कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि सहायक युक्त तो नहीं होता है उद्दीपन, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों। और यही बात आपका आंसर हो जाएगा कि विकास उद्दीपन द्वारा सहायक युक्त नहीं होता है, विकास के लिए उद्दीपन की भी जरूरत होती है, इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट है, बोल रहा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव तो डेफिनेटली ही विकास पर पड़ता है, इसलिए ये भी सही है। और विकास के प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यवहार होता है, बिल्कुल प्रत्येक नए चरण में एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार होता ही होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकास उद्दीपन द्वारा सहायक युक्त नहीं होता है, ये गलत था और आपने गलत ही कथन को आइडेंटिफाई करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो मध्य बाल्यावस्था दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो लगभग 7 से 12 वर्ष तक होती है दोस्तों। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि। ठीक है। तो इस अवस्था का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है। यहाँ पर है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि में तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है दोस्तों। अगर आपने जीन पियाजे को भी पढ़ा होगा तो उन्होंने एक मूर्त चिंतन की अवस्था दी थी, तीसरी वाली। ठीक है ना। तो उसमें यही बात कही गई है कि बच्चे जो मूर्त वस्तुएं या घटनाएं होती हैं उनके ऊपर उनके तर्क और चिंतन शुरू कर देते हैं मूर्त वस्तुओं के ऊपर। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मूर्त यानी कि जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर उनके तर्क और विचारों का विकास शुरू हो जाता है। और यही मुख्य प्रमाण चिन्ह है मध्य बाल्यावस्था का दोस्तों। तो याद रखेंगे इसको कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं, वही मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकते हैं। तो किशोरावस्था एक तूफान वाली इस अवस्था होती है दोस्तों। तो उस समय बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक क्या कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल सही। उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही। मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करना यदि आवश्यक हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सभी आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों के सामने। तो निम्न में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है दोस्तों। ठीक है। बाल्यावस्था वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। 10 अवस्थाएं कहीं नहीं पढ़ी होंगी दोस्तों आपने। ठीक है, आपने जो ये बाल विकास देखा है तो इसमें 4 ही अवस्थाएं देखी हैं, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है ना। तो 4 अवस्थाएं हमने सभी ने पढ़ रखी, तो 10 अवस्थाएं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, सामाजिक अंतःक्रिया से बिल्कुल प्रभावित होती है, और ये गलत कह रहा है दोस्तों। ठीक है। और बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है, आनुवांशिकता पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी आधारित होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा कि बच्चों के विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जरूर होता है दोस्तों, यही कथन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें। विकास आजीवन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकास परिवर्तनीय है, विकास परिवर्तनीय भी होता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। और विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती है। विकास सार्वभौमिक
दोस्तों विकास की गति हर जगह पर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती है, जबकि सांस्कृतिक सामग्री सबसे ज्यादा प्रभावित करती है विकास को, और ये कह रहा नहीं करती है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपका गलत हो गया है, ठीक है, सॉरी। विकास परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल आपका क्या है यहाँ पर सही है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और विकास सार्वभौम और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती है, तो करती है दोस्तों सांस्कृतिक सामग्री, इसलिए गलत हो जाएगा और आपका आंसर यही बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी करते हैं, और बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी करते हैं बाल विकास के अंतर्गत, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत दोस्तों। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सही कौन सा है, वृद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। विकास एक शारीरिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल गलत है। वृद्धि एक गुणात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, इसलिए गलत हो गया। और विकास एक मनोतार्किक प्रक्रिया है, तो मनुष्य मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली जो तार्किक क्षमताएं होती हैं वही आपको विकास के लिए ले जाती हैं। तो विकास एक मनोतार्किक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं से परिणित होता है, नई विशेषताओं और नई क्षमताओं से परिणित होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं का से परिणित होता है, ये दोस्तों याद रखेंगे, हरलॉक का कथन है। हरलॉक ने कहा था कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणित होता है, ठीक है। तो जब भी विकास होता है तो उसमें नई नई विशेषताएं आती रहती हैं और उसमें नई नई क्षमताएं आती रहती हैं दोस्तों। तो विकास नई क्षमताओं और नई विशेषताओं से परिणित होता है, ये हरलॉक का कथन है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्या बच्चे भाषा का अधिग्रहण करते हैं क्योंकि वे आनुवंशिक रूप से ऐसा करने के लिए पूर्व निर्धारित हैं, या क्योंकि माता पिता उन्हें कम उम्र में ही सिखाते हैं? यह प्रश्न अनिवार्य रूप से प्रकाश डालता है, ठीक है। तो बच्चे के सीखने और नहीं सीखने के ऊपर की ये बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो क्या बच्चे भाषा को अधिग्रहण करते हैं क्योंकि वो आनुवंशिक रूप से ऐसा करने के लिए पूर्व निर्धारित हैं? ये चीज पर बहस करना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है प्रकृति पोषण की बहस। प्रकृति पोषण की बहस एक सबसे पुरानी बहस थी मनुष्य मानव जीवन के विकास के ऊपर, जिसमें ये बात कही गई है, ठीक है, आनुवंशिकता को लिया गया है प्रकृति से, ठीक है, और उनके जो पोषण को लिया गया है वो लिया गया है पर्यावरण से, ठीक है। तो पर्यावरण से लिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि बच्चे का जो अधिग्रहण करने, जो बच्चा भाषा का अधिग्रहण करता है वो अपने आनुवंशिक रूप से करने के लिए पूर्व निर्धारित है। ये बात सत्य है या नहीं है, इस पर अभी भी विवाद है दोस्तों। तो इसको एक कहा जाता है कि प्रकृति पोषण की बहस के अंतर्गत इसको लाया जाता है कि प्रकृति से उसको क्या मिला है और पर्यावरण उसको क्या दे रहा है। प्रकृति यानी कि आनुवंशिकता, आनुवंशिक उसके अंदर क्या क्या गुण है, ठीक है, क्या भाषा उसके अंतर्गत आई है, ठीक है, और पोषण क्या आनुवंशिक रूप से मिला है उसको, या माता पिता ने उसको किस तरीके से सिखाया है, या पर्यावरण से उसको क्या मिला है, ठीक है। तो प्राकृतिक पोषण की बहस के अंतर्गत ये चीज आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिगुण सूत्र ट्राइसोमी 21 देखा जाता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता के अंतर्गत हम इसे देखते हैं। तो त्रिगुण सूत्र या ट्राइसोमी 21 देखा जाता है डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ट्राइसोमी 21 होता है, यानी कि जो 21वां जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र देखा जाता है दोस्तों, जिसे कि क्या कहते हैं हम, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और ये विशेषकर होता है महिलाओं में, डाउन सिंड्रोम याद रखेंगे महिलाओं में होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम महिलाओं में देखा जाता है, टर्नर सिंड्रोम पुरुषों में दिखाई देता है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। तो ट्राइसोमी सिंड्रोम ट्राई सिंड्रोम में देखा जाता है, तो डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझाना चाहिए। बिल्कुल समझाना चाहिए। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझाना चाहिए, बिल्कुल सही है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं,
कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप यानी कि एक जैसा समूह गठित करते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका आपका आंसर बन जाएगा। समरूप संगठन का यूज नहीं करते हैं बच्चे। विभिन्न प्रकार के समूहों में मिल करके एक संगठन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समरूप यानी कि अपनी ही जाति बरादरी के लोगों के साथ संगठन करना स्कूल में नहीं दिखता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ये। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत बात है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, ये भी गलत बात है। बच्चे ज्ञान के निर्माण के सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं दोस्तों। यानी कि बच्चों के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो पर्यावरण से बहुत कुछ सीखे होते हैं, तो बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो आरोपण, नकल, समस्या समाधान या निष्क्रिय ध्यान। तो याद रखेंगे तो दोस्तों जो समस्या समाधान होता है उसके अंतर्गत यही सारी चीजें होती हैं कि सबसे पहले की कठिनाई को पहचानना होता है, फिर लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान निकालने की बात होती है और परिणामों की खोज पर कार्य होता है दोस्तों। उसके बाद कार्य किया जाता है और परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि समस्या का समाधान होता है। तो ये समस्या का समाधान के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका ने अपने कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना है। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रही है मैडम। अगर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहा है और कुछ ही अपने गिने चुने बच्चों को, जिनको लगता है मैडम को कि आता है और उन्हीं से बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब मैडम क्या कर रही है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता नहीं दे रही है। सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए कक्षा में, तो समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करा रही है मैडम। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? ठीक है, अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में, सहकालिक अनुबंधन में, ऐच्छिक अनुबंधन में, या सभी। तो दोस्तों याद रखना, अनअनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ जो दिए जाते हैं वो सहकालिक अनुबंधन में होते हैं दोस्तों। यानी कि घंटी और भोजन एक साथ दिया जा रहा है, इसका मतलब घंटी का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता सहकालिक अनुबंधन। ठीक है, तो याद रखेंगे सहकालिक अनुबंधन के अंतर्गत अनुबंधित और अनअनुबंधित, अनुबंधित क्या हो गया, घंटी हो गया, और अनअनुबंधित उद्दीपक क्या हो गया, भोजन हो गया। एक साथ दिए जाने पर इस प्रकार के उद्दीपन को क्या कहते हैं, सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जहां पर दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं, दोनों उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो क्रिया प्रसूत आपने पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या सामाजिक। क्रिया प्रसूत का मतलब ये होता है कि जो हमें पुनर्बलन के द्वारा प्राप्त होता है और हमारे अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में घुल जाता है। ठीक है, और जिसे हम ऐच्छिक रूप से करते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे व्यवहार में घुला हुआ है। जैसे कि खाना खाने के लिए हमारा हाथ खुद ब खुद चलता है, या चलने के लिए जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा पाँव वहीं पर पड़ता है जहाँ पर हम उसको, तो ये सारा क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आता है। और इसे मनुष्य कैसा करता है, ऐच्छिक रूप से करता है, यानी कि अपनी इच्छानुसार करता है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति को किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के। याद रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? ठीक है, यहाँ पर है सामाजिक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन या क्रियात्मक पुनर्बलन। तो दोस्तों आपने दो प्रकार का धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन देखा है दोस्तों। ठीक है, अगर कार्य करने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है, ठीक है, तो उसे धनात्मक पुनर्बलन कहा जाता है, और अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहा जाता है।
तो अगर कार्य करके भोजन, पैसा, प्रशंसा इत्यादि यानी कि ये मिल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हैं कि सीटेट में आने वाले प्रश्नों का ही संकलन किया हुआ है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आप लोगों के सामने 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आपका समय शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।